हर एक इनपुट का होता है फिक्स्ड कनेक्शन, इसी को कहते हैं फंक्शन का परफेक्शन। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज मेरा नाम है करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन फंक्शन का सेकंड टॉपिक। सो दिस टॉपिक डील्स अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव कवर्ड द टाइप ऑफ रिलेशन। सिमिलरली अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये वाला हमारा जो चैप्टर है ये हमने 11 में भी पढ़ रखा है। अगर आप 11th में वापस जाएं और रिकॉल करें तो चैप्टर नंबर 2 वहाँ पे भी रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ते हैं, जो आगे हम अपनी सीरीज में कवर भी करेंगे। अब फंक्शन भी, जैसे आपने रिलेशन की हमने बात की थी, वैसे ही फंक्शन भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट हुआ है। अब लेकिन फंक्शन हमने 11 में कुछ कुछ पढ़ रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने वहाँ पे डील किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम वहीं उसी एंड से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो 12th में हमको ज़रूरत होगी अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन के, उनमें हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस नोटेशन, जो हमने पिछले कंसेप्ट जो डिस्कस ऑलरेडी किए हैं 11th में, और फिर हम धीरे से बढ़ेंगे 12th वाले फंक्शंस की ओर। सो द नोशन ऑफ अ फंक्शन अलॉन्ग विद सम स्पेशल फंक्शंस like identity function, constant function, polynomial function, rational function, modulus function, signum function, etc. along with their graphs have been given in class 11. तो ये सारे जो different types of function है ये हमने class 11 में कवर किए हुए हैं। तो अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे 12th वाले फंक्शंस के टॉपिक्स। रेस्ट अगर ये वाले आपको पढ़ने हैं तो नेक्स्ट जो क्लास हम कवर करेंगे उसमें हम ये 11th वाले जो भी फंक्शंस हैं उनको एक एक तरीके से इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इनसे आगे निकल के जो 12th में हमको एडिशनल फंक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस हैव आल्सो बीन स्टडीड। तो प्रीवियस 11th में हमने कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में जो ऑपरेशन लगते हैं दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी हमने कवर किए हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर 12th वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, 2-3 टाइप के अलग से फंक्शन होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे फर्दर चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो नाउ द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मतलब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स एंड अमंग अदर डिसिप्लिन्स एज वेल। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर स्टडी अबाउट फंक्शन फ्रॉम वेयर वी फिनिश्ड अर्लियर। इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं आपको रिलेशन कवर कर रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम रेंज और डोमेन में आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर करूंगा। तो देखो, ये 4 जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, इससे ही हम जो मेजर टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं दैट इज 1-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन, इन्हीं 4 डायग्राम से आपका फुल्ली कवर हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से समझना। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो इस तरीके से कुछ हमारे फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं fx बोलूं इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या होता है कि ये हम y को बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x। इसको रीड करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन और लिखने का तरीका। अब जब हम वहां पे पढ़े थे तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या पढ़े थे, आगे जो हमने कवर किए हुए हैं। जैसे हम इधर में जो पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है दैट इज y इज इक्वल टू साइन x। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, x जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन हमारी क्या डिफाइंड है, डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x और द वैल्यूज विच x कैन टेक। सिमिलरली इन द सेम मैनर y की जो सारी वैल्यूज y ले सकता है, यानी कि fx, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसको हम रीड कैसे करें, फंक्शन ऑफ x है y, तो उसकी वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज, और कई बार इसको हम कोडोमेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, दोनों एक ही बात है। ये क्या डिफाइन करेगी आपकी, द वैल्यूज ऑफ y और द वैल्यूज विच y कैन टेक। सो दिस बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको याद रखना है। फिर हम ये सब जो डायग्राम मैंने आपको बताया ये हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे
कि 1 कौन सा फंक्शन होगा हमारा और ऑन2 कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये अगर आप सारे पेयर समझो तो यहाँ पे सेम कहानी हो रही। पहले हमने टर्मिनोलॉजी बेसिक समझ ली, अब हम क्या देख रहे हैं कि डायग्राम दिखा क्या रहा है। तो ये दिखा रहा है एक्स की वैल्यूज, ठीक है, और ये वाली जो आपका सर्कल दिखा रहा है वो दिखा रहा है वाई की वैल्यू। किसके अंडर? अंडर द रिलेशन एफ, दैट इज f1 इन दिस केस, f2 इन दैट केस, f3 हियर एंड f4 फॉर द लास्ट वन। तो अब ये हमने समझ लिया कि डायग्राम्स दिखा क्या रहे हैं। जो एरोज हैं वो क्या दिखा रही है? रिलेशन दिखा रही है आपस में कि 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to D and 4 is related to C। अब हम मूविंग फर्दर समझते हैं कि डायग्राम से हमको सीखना क्या है। तो देखो, कंसीडर द फंक्शंस f1, f2, f3 गिवन बाय द अबव डायग्राम, जो डायग्राम में दिए थे। In figure above, we observe the images of distinct elements of x1 under the function f1 are distinct, but the image of two distinct elements 1 and 2 of x1 under f2 is same, namely b। तो देखो क्या कह रहा है ये कि आप ये दोनों फंक्शन की इसने बात की f1 और f2 में, तो आप देख रहे हो कि 1 की इमेज डिस्टिंक्ट है, 1 की a है, 2 की b है, 3 की d है, 4 की c है f1 वाले में। लेकिन f2 वाले में क्या केस है कि 1 की और 2 की दोनों की एक ही इमेज, दैट इज b, 3 की अलग है और 4 की अलग है, ये हमको कहना चाहता है। अब उसको कैसे रिलेशन हमको बनाने वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इमेजेस आपस में रिलेटेड कैसे। तो ये आपको प्रीवियस जो हमने आगे देखा थ्योरी, उससे ये समझ में आ गई कि कैसे दोनों f1 f2 की इमेजेस रिलेटेड। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Further, there are some elements like E and F in x2 which are not images of any element of x1 under f1, while all elements of x3 are images of some elements of x1 under f3। तो अब ये भी कह रहा है कि देखो कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें y वाले, अगर मैं बात करूं, ये सारी y की वैल्यूज होती हैं, x की फंक्शन डिफाइंड होता है। तो इसमें देखो E और F क्या है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, ये हमको दिख रहा है। और जबकि हम थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखें तो देखो A, B, C सबकी प्री इमेजेस हैं x में, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अभी हम सिर्फ इमेजेस खेल रहे हैं, फिर हम अभी डिफाइन करेंगे फंक्शन डिफरेंट टाइप के। तो देखो अब अबव ऑब्जर्वेशंस सारी मैंने आपको कवर करवा दी। तो अब इन ऑब्जर्वेशन से ही हमारी डेफिनेशन डिफाइन होती है। दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू द फॉलोइंग डेफिनेशंस। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी हैव टू कवर इज दैट इज ऑफ 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन में क्या होता है? अ फंक्शन f x बिलोंगिंग x to y, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, is defined to be 1 और इंजेक्टिव। ये आप याद रखना, हर जगह ये टर्मिनोलॉजी आ सकती है और आप 1 अच्छे से पढ़ के और भूल गए तो इंजेक्टिव है। If the images of distinct elements of x under f are distinct, that is for every x1 x2 belonging to x, f x1 is equal to x2 implies x1 is equal to x2। यानी कि ये कह रहा है कि हर distinct elements of एलिमेंट x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये इस चीज में कह रहा है, हम अभी इमेज से क्लैरिफाई करेंगे। तो अगर ऐसा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नंबर बन रही है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 1 फंक्शन। देखते हैं हम डायग्राम से। देखो क्या बोल रहा है कि इसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस बननी चाहिए। तो देखो 1 की डिस्टिंक्ट है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, तो ये हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हमारी y में है, इसमें देखो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 की डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ है? b, 1 की इमेज भी b है, 2 की भी b है, तो ये हमारा 1 नहीं होगा। सिमिलरली इसमें देखें तो 1 और 2 की a है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो a की b, 2 की c, 3 की a, तो इसके में भी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? 1। अब इसी चीज को इंजेक्टिव बोला। इंजेक्टिव से आप इमेजिन करो इंजेक्शन, और आप इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हो इसमें। तो इंजेक्ट करने का प्रोसेस क्या है कि हर की डिफरेंट इमेजेस मिले, इसलिए हम इसको अगर विजुलाइज करें इसलिए इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हमको y में मिलनी चाहिए, जो कि मिल रही है कहाँ कहाँ? 1 और 4th एग्जांपल में। तो हमारा 1 और 4th क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, दैट इज इंजेक्टिव, मैंने आपको समझा दिया। तो इस केस में क्या कहलाएगा? ये 1। और अगर नहीं होगा तो बाकी जो एग्जाम्पल थे वो कहलाया जाएगा मैनी टू 1 फंक्शन। तो द फंक्शन f1 and f4 इमेज इन द फिगर आर 1 and the function f2 and f3 in figure 2 and 3 are many to 1। क्यों है many to 1? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 और 2 की a है इमेज सेम, और 1 और 2 की b है इमेज, तो so these are many to 1, MTO है ये, ठीक है। तो ये इससे हमारे क्लियर हो गई किसकी? 1 फंक्शन की डेफिनेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। अब ये चीज आप बहुत ध्यान से समझना कि ये चीज लिखी क्या है।
तो देखो अगर ये क्या कह रहा है, ये तो हमने समझ लिया अभी इमेज से, लेकिन आपको जब फंक्शन मैथमेटिकली प्रॉब्लम आएगी तो आप नहीं कर सकते, तो आपको ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा वन वन चेक करने के लिए। अपन क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देंगे, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हम बोलेंगे दो इमेजेस ऐसी बनाएंगे एक ही a और b के अंदर में जिसकी वैल्यू सेम हो। तो अगर उनकी वैल्यू सेम हो गई तो वन वन तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो क्या होगा, अंदर की वैल्यूज दोनों सेम रहे। ठीक है, समझ में? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं fx की बात करूं जो फंक्शन है x का, हमने दो वैल्यू उठाई, x1 उठाई और x2 उठाई, तो इसका ये कहने का क्या मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए हर एलिमेंट्स की। तो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए मतलब x1 की एक अलग इमेज बननी चाहिए, x2 की अलग बननी चाहिए। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, मतलब अगर दोनों की एक ही इमेज बन रही, तो क्या होना चाहिए, हमारा एलिमेंट ही सेम होना चाहिए। यानी कि जो इनिशियल एलिमेंट ये वाला हम ले रहे हैं, क्योंकि एक ही इमेज बन रही है तो ये सेम होना चाहिए, यानी कि हमारा फंक्शन f1 ही होना चाहिए। तो ये चीज चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने वो ही किया कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 करके देख लेंगे, और फिर इससे क्या हमको कंक्लूजन आना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2 है। ये क्या दिखा रहा है कि हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे थे, इसीलिए fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर आ रही, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक है, ये आपको डाउट आ सकता है, तो आप बार बार इसको रिवाइंड कर करके वीडियो देखिएगा और समझिए कि मैंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है। क्यों? क्योंकि हमको हर x के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तब हमारा क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि दो अलग अलग चीजों की वैल्यू सेम बन रही हो, तभी पॉसिबल है वन वन में जब दोनों एक ही पॉइंट हो, तो हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, मैनी टू वन। जैसे आप यहाँ पे समझो कि ये दोनों क्यों नहीं है वन वन, क्योंकि देखो f ऑफ वन की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या देगा, f ऑफ वन में b, और मैं f ऑफ वन की एक और वैल्यू भी तो लिख पा रहा हूँ, दैट इज f ऑफ टू की वैल्यू भी b आ रही है। तो क्या हो रहा है, ये मैनी टू वन, इसलिए ये मैनी टू वन फंक्शन हो रहा है। और यहाँ पे भी चेक करो, f ऑफ वन निकाल रहे हो तो a आ रहा है, f ऑफ टू भी निकाल रहे हो तो a आ रहा है। सो ये ब्रेक कर रहा है हमारी डेफिनेशन को वन वन की। तो यही हम मैथमेटिकली जब करेंगे तो ये रिलेशन लगाएंगे कि अगर हमारा ये दोनों वैल्यू सेम, देखो अब वन इज इक्वल टू टू तो नहीं है ना, और यहाँ पे भी देखो वन इज इक्वल टू टू नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बात करोगे तो f ऑफ वन इज इक्वल टू a है, और सिर्फ f ऑफ वन इज इक्वल टू a है, f ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो ऑन टू में देखो ये चीज वैलिड हो रही है। तो ये हो गया मैथमेटिकली तरीका निकालने का, क्या, वन वन फंक्शन का। आई होप अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम वन वन फंक्शन निकालने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन टू वेरी इंपॉर्टेंट। अ फंक्शन f that is defined from x to y is said to be onto, और सर्जेक्टिव बोलते हैं अब इसको। ठीक है, इसमें कोई विजुअलाइजेशन है नहीं मेरे पास, तो आप इसको याद रखना कि सर्जेक्टिव कहते हैं। if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belonging to y there exists an element x in x such that fx is equal to y. The functions f3 and f4 in figure 3 and 4 are onto, and the function f1 in figure 1 is not onto as elements e and f in x2 are not the image of any element x under 1. तो देखो क्या कहना चाह रहा है। अब onto में क्या होगा ना कि आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या है, एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखो फोर्थ रिलेशन लो आप, तो ए बी सी डी का एक प्री इमेज है, 1 2 3 4 से रिलेटेड है ये। इसमें आप देखो ए बी सी रिलेटेड है, ए दोनों से है, 1 और 2 से, बी 3 से, तो देखो दोनों में है। लेकिन आप इन दोनों एग्जांपल की बात करो तो ई और एफ देखोगे आप किसी से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली आप इसमें देखोगे तो ई एंड एफ किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, अगर ऑन टू फंक्शंस की बात करें तो सिर्फ ऑन टू ये वाला होगा और ऑन टू ये वाला होगा। समझ में आया आपको? इस वाले केस में क्या डेफिनेशन है कि प्री इमेज होनी चाहिए। अब दो भी हो सकती है, उससे हमको मतलब नहीं, होनी चाहिए। तो ये देखो सिर्फ 3 और 4 वाला हमारा क्राइटेरिया जो है डायग्राम वो फुलफिल कर पा रहा है। अब मैं अगर 1 1 और 2 दोनों मर्ज करूं, दोनों हमने समझा, तो सिर्फ ये वाला एग्जांपल हमारा क्या है, 1 1 भी और ऑन टू भी। ऑन टू क्यों है, सारे की प्री इमेज है, और 1 1 क्योंकि डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो ये वाला जो हमारा रिलेशन कहलाता है इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। समझ में आया आपको? जो कि क्या होता है, 1 1 भी होता है एज वेल एज ऑन टू भी होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो हम बैक टू अवर थ्योरी अगर हम देखें, ये हमने समझ लिया था। डेफिनेशन 3 इज ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव, जो मैंने आपको बताया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ बोथ 1 1
if it is both 1 1 and on2. The function f4 in the figure 4 जो हम देख के आए हैं is 1 1 and on2. ठीक है, अब हमने पूरा थ्योरी समझ लिया है, यही मेजर थ्योरी है फंक्शन की। अब हम कुछ एग्जांपल से और अपने कंसेप्ट को सॉलिड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास ए के। लेट ए, जो ए है हमारा सेट, वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर से, मतलब यहाँ तो 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो ए है वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स के लिए। अब नेचुरल नंबर्स मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स। ठीक है, दैट इज 1 से लेके इंफिनिटी। अब क्या हमको शो करना है, रोल नंबर, सो दैट फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, तो हमको शो करना है कि फंक्शन इज 1 1। तो देखो अगर आपने डायग्राम वाले करूँ तो क्या होगा, 1 2 3 50 होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर्स। रोल नंबर्स के लिए क्या डिफाइन किया हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। ये अंडरस्टूड है कि कोई भी दो स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर हम कभी भी नहीं रखते हैं, उनके नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर हमेशा हम डिफरेंट रखते हैं। सो देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 1। तो ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा 1 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 सबकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हमको मिल जाएंगी रोल नंबर की। वी कैन अज्यूम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी दैट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, दिस implies that 51 in n is not a roll number of any student of the class, so that f1 51 cannot be image of any element of x and therefore। अब देखो x तो हमारा क्या था, डोमेन मतलब क्या थी, 1 to 50 थी, y लेकिन नेचुरल नंबर्स थी। ठीक है, y जो आपका चल रहा था वो पूरा 1 से इन्फिनिटी चल रहा था, तो जब 50 तक तो ये मीट कर जाएगा, सबकी इमेज पीछे मिलेगी क्योंकि सबके रोल नंबर अलॉटेड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप x मानो 1 to 50 तक, वहाँ रोल नंबर 50 तक तो है, लेकिन 51 से क्या, 51 से इन्फिनिटी तक तो कोई भी प्री इमेज मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन 1 1 हो जाएगा। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको एग्जांपल। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट द फंक्शन f जो है कि डिफाइंड है r to r। अब देखो r to r से क्या मतलब है, x की भी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। इस गिवन है fx इज 1 1 एंड ऑन टू। अब मैंने आपको बताया था कि हर बार ना हम ऐसे इमेज बना के नहीं चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना जो लॉजिक लगाया था हम क्या करेंगे, f इज 1 1 कब होगा, जब fx1 और x2 दो पॉइंट्स डाल रहा हो और दोनों की एक ही इमेजेस आए, तो आप fx1 इज इक्वल टू fx2 एज्यूम करो और फिर रिलेशन निकालने की कोशिश करो कि ये आए, तो देखो आएगा fx1। आप इस वाले रिलेशन में दैट इज 2x में x1 डालो तो क्या आएगा, 2x1, और अगर आप x2 डालोगे सिंपल सा 2x2, और दोनों इक्वल है तो 2x1 इज इक्वल दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब कि एक ही पॉइंट है x1 x2 कहने क्या मतलब कि ये सारी इमेजेस हमारी एक ही की है, तभी एक इमेज बन रही। तो इससे क्या हमको कंक्लूजन आया कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। ऑल्सो गिवन एनी रियल नंबर इन y देयर एग्जिस्ट 2y इन r सच दैट 2y इज इक्वल टू 2। अब ऑन टू के लिए आप क्या कर रहे हो, सेम चीज को आप x की जगह y रख के देख रहे हो, तो 2y के लिए इज इक्वल, अगर आप x की जगह 2y रखो तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 2 into 2y that is equal to y, hence f is also on 2। मतलब प्री इमेजेस भी इसकी बन रही, क्यों, क्योंकि रिलेशन पूरा रियल नंबर्स में आपका डिफाइंड है ना, y is equal to 2x डिफाइंड है और पूरे रियल नंबर्स हैं। देखो अब मैं x की एक वैल्यू रखता हूँ, मैं 1 2 3 चलता हूँ, तो अगर मैं x को रखूंगा 1 तो y क्या आएगा 2, और यहाँ पे तो सारे रियल नंबर्स भरे पड़े हैं तो 1 का 2 देखो प्री इमेज मिल रही है, डिफाइंड भी है। और अगर मैं रियल नंबर्स डिफाइंड है तो 2 की x की जगह 1/2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप करोगे और सारे रियल नंबर्स डिफाइंड है तो एक दूसरे की इमेजेस मिलने वाली, तो क्या हो रहा है, ऑन टू भी हमारा अकर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट द फंक्शन r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू। बहुत अच्छा एग्जांपल समझते हैं। देखो अगर अब अपन f इज इक्वल टू -1 रखें तो उसमें -1 रखोगे आप, ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप fx इज इक्वल टू x स्क्वायर में x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, जो यहाँ पे आया 1। अब 1 आप रखो, 1 रखोगे 1 का सर ये भी 1 आ रहा है, लेकिन आपका 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है ना, तो क्या हो रहा है, हमको 1 और -1 की एक ही इमेज मिल रही है जो कि 1 1 फंक्शन को रूल आउट कर रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि हमारी जो कोडोमेन है, इन द कोडोमेन r इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x इन द डोमेन r, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये समझ में आया आपको कि 1 1 तो है ही नहीं और ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप कुछ नंबर्स ऐसे लोगे
जिनकी इमेजेस आप चेक करोगे पीछे तो आएंगे ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू भी अगर नहीं कर रहा है। सेम लॉजिक इस वाले में भी कि आप फिर से एक्स वाई डिफाइन करो और फिर ऐसे इमेजेस चेक करो, तो आप चेक कर पाओगे कुछ की कोडोमेन में वैल्यू तो है लेकिन इमेज आर में है ही नहीं, तो फिर क्या हो रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर भी जो है वो हमारा क्या है, ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि देखो -1 और 1 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन 1 और -1 इक्वल नहीं है। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसमें क्या है कि हमको कंबाइन कर दिए दो फंक्शन, अगर हम दो फंक्शन को कंबाइन करें f ऑफ g ऑफ x, तो उसको हम लिखते क्या है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर कंसेप्ट। जैसे x तो डिफाइंड है f ऑफ x में, तो g ऑफ f जो डिफाइंड होता है वो हम g ऑफ fx करके लिखते हैं। अभी इससे आपको डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक फंक्शन हम लेते हैं fx को x, और जो gx है वो मेरा क्या है, sin x है, आप समझो। तो देखो fx इज इक्वल टू x, यहाँ से हम पहुंच गए, हाँ डिफाइंड है। अब g ऑफ fx में क्या होगा कि जो ये वाला x है यहाँ पे हमारा fx आ जाएगा, और fx की वैल्यू क्या है, x ही है हमारी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin x। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे x² + 1 भी आप ले सकते हो, ठीक है, और ये आपका क्या है, sin x ही, एग्जांपल नंबर 2। तो देखो fx क्या आएगा, फिर से fx हमारा क्या आ जाएगा, x² + 1। अब gx आप जब लिखोगे तो g ऑफ fx लिखोगे तो यहाँ पे x² + 1 आ जाएगा, किसकी जगह पे, sin x की। तो यहाँ पे जो sin x रिप्लेस होगा वो होगा x² + 1 से। सो दिस इज हाउ वी फाइंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, लेट f that is defined from a to b and g defined from b to c be two functions, then the composition of f and g denoted by g of f, gov बोलते हैं, one is defined as the function gov from a to c given by g of fx is equal to g of fx, जो मैं अभी आपको एग्जांपल थ्रू करके बता, ठीक है। देखते हैं अपन एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल क्या है, लेट फंक्शन जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 आर रिलेटेड सच दैट these are related to 3 4 5 9 and g 3 4 5 9 related 7 11 15 be the functions defined as। कैसे डिफाइंड है ये कि f of 2 आपका किसके बराबर है, 3 के, f of 3 किसके बराबर है, 4 के, f of 4 किसके बराबर है, 5 के, और f of 5 भी बराबर है 5 के। whereas g की बात करो तो 3 और 4 बराबर है 7 के, और 5 और 9 बराबर है 11 के। अब हमको क्या बोल दिया, g ऑफ f निकालो, तो g ऑफ f निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि g और f में डोमेन हमारी मैच खा जाएगी, यानी कि अब हमको निकालना पड़ेगा 2 3 4 और 5 के लिए हमारा g ऑफ f निकलने वाला है। क्यों, क्योंकि जो हमारी डोमेन है वो हमारी मिक्सअप हो जाएगी। तो अपन निकालते हैं वैल्यूज, सबसे पहले गॉफ 2 की निकालते हैं, यानी कि गॉफ 2 का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx यानी कि f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 में देखो क्या वैल्यू है, f ऑफ 2 हमारी क्या दे रखी, 3, तो g ऑफ 3 निकालना है, g ऑफ 3 भी दे रखी 7, तो देखो पहला एलिमेंट डिफाइन हो गया। सिमिलरली गॉफ 3 भी निकालना हमको पड़ेगा कि 2 3 4 5 निकालना, तो 3 निकालते हैं। 3 निकालने के लिए करना पड़ेगा g ऑफ f3, तो f3 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज कितनी है, g ऑफ f3 की वैल्यू हमको, f3 की वैल्यू 4 है, तो f3 की वैल्यू 4 रखी हमने, तो g ऑफ 4, अब g ऑफ 4 भी गिवन है, दैट इज 7। तो ये देखो हमारा क्या क्या डिफाइंड हो गया, हमारा हो गया, अगर मैं नीचे लिखते जाऊं, गॉफ 2 डिफाइन हो गया, दैट इज 7, गॉफ 3 डिफाइन हो गया, दैट इज ऑल्सो 7। नेक्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, गॉफ 4 और गॉफ 5, ये सारे निकाल जाएंगे तो हमारा गॉफ डिफाइन हो जाएगा। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉफ 4 के लिए f ऑफ 4 हमको दिया हुआ ऑलरेडी 5, तो g5 की वैल्यू 11 दी रखी, तो ये हमारा क्या हो गया 11। नेक्स्ट मूव करते हैं गॉफ 5, तो गॉफ 5 में g ऑफ f5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 ही, तो g5, और g5 की वैल्यू क्या दे रखी है 11, तो ये देखो वापस से 11। सो इन दिस मैनर हमने क्या किया है, सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं गॉफ वाले, मतलब पूरी ये रेंज। मैंने आपको कहता है कि जब आप ऐसा करोगे डिफाइन, तो जो इसकी रेंज रहेगी fx की, वो आप किसकी बन जाएगी, गॉफ की बन जाएगी। तो गॉफ के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स से वैल्यूज निकालनी होगी, और हमारी गिवन प्रॉब्लम में सारी वैल्यूज गिवन थी तो हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन, अ फंक्शन f defined from x to y is defined to be invertible। इसका बहुत यूज आने वाला आगे, जब हम 12 के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इन्वर्टिबल फंक्शन बार बार रिपीट होगा। सो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन a that is defined in g from y to x such that gof is equal to ix है, ठीक है, ix,
एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई है, नीचे है सब्सक्रिप्शन में, and the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse, यानी कि f की पावर -1 से ही डिनोट होता है. Thus if f is invertible then f must be 1 1 and on 2, and conversely if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible. तो ये तो हमने नॉर्मल सा देख ली थी डेफिनेशन, जिससे हमको काफी कुछ क्लियर नहीं होता है. तो सबसे बेटर क्या रहता है मैथ्स में कि हम एक एग्जाम्पल उठा लें. तो हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं इन्वर्टिबल में कहना क्या चाह रहे हैं, समझते हैं. लेट फंक्शन जो डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स में n से दिखा रहे हैं, y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3, where y is equal to y belonging to natural number y is equal to 4x plus 3 for some x belonging to natural number, so that f is invertible. Find the inverse. तो हमको करना है, क्या करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं इसको. सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है इसको, ये 1 1 है ऑन 2 है, तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करते हैं. क्या होगा 1 1 प्रूफ करने के लिए, जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, हम fx1 इज इक्वल टू fx2 करते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो fx1 रखो x2 रखो, तो 4x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है. और fx2 में भी डाल दोगे आप, फंक्शन में x2 डाल दोगे तो 4x2 प्लस 3, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या दे देगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2. तो 4 4 कैंसिल, इससे क्या आपको मिल रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, जो कि हम करना चाहते हैं कि अगर सेम वैल्यूज है मतलब एक ही पॉइंट है, तो f इज 1 1 हमारा डिफाइंड हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू है. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ y belongs to natural number for some x belongs to the codomain y consists precisely of those natural numbers that can be expressed as 4x by 3 for some natural number. So अगर आप इसमें वही वाला काम करो, ऑन टू के लिए हमको यही करना पड़ता है कि आप एक एक इमेज बना के देखो. तो क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स हमारे कवर्ड है, ठीक है, 4x प्लस 3 हमारा डिफाइंड है और सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, हमारे कवर्ड है. तो आपको y के लिए एक ऐसी इमेज पक्का से x में मिलने वाली जिसके लिए ये रिलेशन डिफाइंड हो. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट ऑलवेज y ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन प्रीइमेज इन नेचुरल नंबर, देयरफॉर f इज ऑन टू. जैसे आप एग्जांपल लोगे, x को 1 रख लो, ठीक है, तो x को 1 रखोगे तो y 7 आ जाएगा. तो जो सेट बनेगा ना, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स, तो 7 तो आएगा ही, और इसमें भी सारे नेचुरल नंबर. तो देखो 7 इज रिलेटेड टू 1, मतलब आप जब ये सॉल्व करोगे ना, तो हर आपको एक पॉइंट के लिए एक प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी, जो भी आपका y डिफाइंड रहेगा. क्यों, क्योंकि y यहाँ से 7 से डिफाइंड होगा, ठीक है, अपने रिलेशन के लिए, और ये वाला जो हमारा डिफाइंड होगा 1 से होगा. तो ऐसे सारे आपस में आपको रिलेटिव मिलेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑन टू भी है, सिंस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, दस इन्वर्टिबल. तो इन्वर्टिबल होता ही तब है जब ये दोनों 1 1 हो और ऑन टू. हम निकाल लेते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालना है. तो कैसे निकालना, हमको कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y ऑफ y बाय डेफिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x इन द डोमेन. दिस शोज दैट x इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि हमको y डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो आप जब उल्टा करोगे तो क्या होगा, आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है. अब आप x के टर्म्स में डिफाइन करोगे तो क्या होगा, y माइनस 3 यहाँ आ जाएगा और बाय 4 आ जाएगा, ठीक है. तो यही चीज हमको डिफाइन करके देखनी है. तो यही मैंने किया. अब g ऑफ y अगर मैं दूसरा फंक्शन लूँ तो उसमें y माइनस 3 बाय 4 वाला ही फंक्शन बन जाएगा. अब हमको क्या करना है, g ऑफ fx निकालना, गॉफ निकाल के देखते हैं और fx डालते हैं. fx हमारा क्या है यहाँ पे 4x प्लस 3 है, तो यानी कि y की जगह आप क्या रख दो, 4x प्लस 3. तो 4x प्लस 3 माइनस 3 बाय 4, यहाँ से 3 माइनस 3 आप कैंसिल करोगे, 4 आ जाएगा, x आ जाएगा. देखो तो ये हमारा क्या आ रहा है कि g ऑफ x जो आ रहा है ना, ये i x का क्या मतलब था, ओनली अ फंक्शन ऑफ x. तो देखो आ रहा है. अब उल्टा करते हैं, हम फॉग डिफाइन करते हैं. तो फॉग में अब क्या होगा, रिवर्स हम चीज करेंगे कि हम g ऑफ y रखेंगे फॉग में. तो अब क्या किया मैंने, फंक्शन को लिखा y माइनस 3 बाय 4. अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारा ये डिफाइंड है फंक्शन किस फॉर्मेट में, इन दैट फॉर्मेट, दैट इज 4x प्लस 3. तो हम इस चीज को अब निकालने वाले हैं. फंक्शन जो हमने x के फॉर्मेट में रखा था, x रख दिया यहाँ पे और फिर डिफाइन करा. तो देखो y माइनस 3 की जगह पे हमारा वही कवो, यानी कि x की जगह पे हम y रिप्लेस कर रहे हैं. तो 4y माइनस 3 बाय 4, क्योंकि x वाली चीज यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं y की जगह. ये आ गया यहाँ पे प्लस 3 फंक्शन में. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4 से 4 देखो कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 3 निकल के आएगा और प्लस 3. तो आप चेंज करोगे तो देखो y आ रहा है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि गॉफ करने पे तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, i y.
यानी कि जब मैं गॉफ कर रहा हूं तो आई एक्स मिल रहा है मेरे को, और मैं जब फॉग कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, तो हमारा क्या आ रहा है, आई वाई आ रहा है। ठीक है, तो दिस विच इम्प्लाइज दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड जी इज द इनवर्स ऑफ, यही हमने डेफिनेशन आगे पढ़ी हुई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ था, जब हमने डिफाइन किया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन की क्या कंडीशन होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कंडीशन कि गॉफ आपका आई एक्स के बराबर आना चाहिए और फॉग आना चाहिए आई वाई के बराबर। और गॉफ फॉग में कर क्या रहे हैं हम, सिंपल गॉफ में क्या कर रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और फॉग में क्या करना है, एफ ऑफ जी वाई निकाल रहे हैं। और करना कैसे है मैंने आपको दिखा दिया, बस एक दूसरे के टर्म्स में लिखना है। गॉफ में क्या करना है, एफ एक्स वैसे ही का वैसे ही रहेगा 4x+3, और फिर हमने जो भी वैल्यूज डिफाइन आगे कर रखी थी वो हमने डायरेक्ट इनपुट कर दी, ठीक है, एक्स और वाई इंटरचेंज करके। अब फॉग वाले में जी वाले फंक्शन को हमने एक्स के टर्म्स में डिफाइन कर लिया, दैट इज देखो y-3/4, ये आ गया हमारा जी वाला फंक्शन। और फिर हमने क्या किया, 4x/3 जो इक्वेशन है उसमें ही डाल दिया, इसमें भी वही पुट अप किया था, इसमें भी सिमिलरली वैसे ही पुट कर दिया। सो दिस इज हाउ हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। सो 1-1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव की बात, फंक्शंस के रंग अनेक हैं साथ। सो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। टिल देन आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इन डेप्थ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फ्यूको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।